सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को दिए राज्य के दोनों मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। सीएम ने बैठक में शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर भी दिया बल। कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने किया तीखा प्रहार। कांग्रेस में आपसी मतभेद और नेतृत्व स्वीकार न करने की प्रवृत्ति पार्टी को लगातार कर रही कमजोर। कांग्रेस में अपने ही नेता एक दूसरे को नहीं करते स्वीकार। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के बेटे के तीनों असलाहों के लाइसेंस निलंबित। डीएम हरिद्वार ने एसएसपी देहरादून और हरिद्वार को आरोपी को कारण बताओ नोटिस तमिल करने के दिए निर्देश। चैंपियन के बेटे दिव्या प्रताप पर कार रोककर मारपीट करने और लाइसेंस से पिस्तौल दिखाकर धमकाने के आरोप। हरिद्वार ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के दौरान छात्रों को मिले एक्सपायरी डेट वाले चिप्स। मामले की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने की तत्काल कार्रवाई। टीम ने एक्सपायरी डेट देने वाले महादेव इंटरप्राइजेस पर की छापेमारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के दोनों मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमी जोन की स्थापना के लिए विस्तृत कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ तीर्थ स्थलों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाए। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी वित्तीय वर्ष में इस योजना पर कार्य धरातल पर प्रारंभ किया जाए। इसके तहत योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्थानीय हस्तशिल्प, पर्वतीय उत्पादों और सांस्कृतिक आयोजनों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस पहल से राज्य का पर्यटन परिदृश्य और समृद्ध होगा और उत्तराखंड की पहचान आध्यात्मिक राजधानी के रूप में और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। और 73वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले में चमोली के मुख्य विकास अधिकारी और प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पत्रकारों ने जनपद की विकास योजनाओं और विभागीय कार्यों के संबंध में जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशासन और पत्रकारों के बीच संवाद को जनपद के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में पत्रकारों ने त्रैमासिक बैठक, आधार कार्ड प्रक्रिया, 108 एम्बुलेंस की स्थिति और जल जीवन मिशन की प्रगति पर सवाल उठाए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पत्रकारों को शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। और इधर काशीपुर में सीएससी सेंटर्स पर फर्जीवाड़े और दस्तावेजों की अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह की अगुवाई में 4 सीएससी सेंटर्स पर अचानक छापे मारे गए, जिनमें से एक सेंटर को नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही सील कर दिया गया। सील किए गए सेंटर में न रजिस्टर मेंटेन था और न ही दस्तावेजों का कोई सही रिकॉर्ड। संदेह है कि इन दस्तावेजों के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे थे। अब राजस्व विभाग की टीम हर फाइल की बारीकी से जांच करेगी। एसडीएम ने साफ किया कि काशीपुर और जसपुर के सभी सीएससी सेंटरों की जांच होगी और नियमों के उल्लंघन पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। के अंतर्गत आज 4 सीएससी सेंटरों को चेक किया गया। 4 सीएससी सेंटरों में एक सीएससी सेंटर को सील करा दिया गया है। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं मिली, जैसे उनके पास ना रजिस्टर था भी तो रिकॉर्ड उनका मेंटेन नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके यहाँ नहीं होने चाहिए। और भी जो सीएससी सेंटर है, इनके द्वारा कितने प्रमाण पत्र जारी किए गए, इनकी सबकी सूची बनाई जा रही है और उसका एक बार फिर से जांच कराई जाएगी। और जो भी इनको
निर्देश हैं करने के लिए, जैसे रेट लिस्ट लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसका भी इनको एक लगाना है कि किसको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। और इसी तरह काशीपुर और जसपुर तहसील में भी जितने सीएससी सेंटर हैं सबकी एक एक करके जांच की जाएगी। और भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस को भगवान और हिंदुत्व याद आने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि जब से देश की महिलाएं भाग्य विधाता बनी हैं, उन्हें मोदी सरकार द्वारा हर नीति को केंद्र में रखा गया है। चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो या केंद्र की सरकार, नेहा जोशी ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं पर फोकस की बात कर रही है, लेकिन पढ़ी लिखी, जागरूक और निर्णायक भूमिका निभाने वाली आधी आबादी को अब चुनावी प्रलोभनों से नहीं बहकाया जा सकता। महिलाओं ने बीजेपी को हर स्तर पर परखा है, स्वच्छता अभियान से लेकर जनधन योजना, किसान सम्मान निधि तक, जहां प्रदेश में पात्र किसानों में 50% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विकास की हर योजना में केंद्र में महिलाएं रही है और यही वजह है कि महिलाएं दिल से भाजपा से जुड़ चुकी है। नेहा जोशी ने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक महिलाओं ने मजबूत समर्थन दिया और उत्तराखंड की भाग्य विधाता महिलाएं भी पूरी मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा रखती है। इसलिए कांग्रेस के चुनावी पैंतरे अब कोई मायने नहीं रखते। चुनाव आते हैं किसी प्रदेश में तो कांग्रेस को भगवान याद आने लगते हैं, वो हिंदू बनने लगते हैं। और उसी प्रकार से आज जब भारत की भाग्य विधाता महिलाएं बन गई हैं और उन्हें दिख रहा है कि महिला को केंद्र में रखकर जब मोदी जी ने कार्य किया अपनी हर नीति में, चाहे वो प्रदेश में सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, हर नीति के केंद्र में आप महिलाओं को पाएंगे और महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आज कांग्रेस को महिलाओं की याद आ रही है और वो महिलाओं पर, जैसा आपने कहा कि एक तरीके से कटाक्ष करके कह रहे हैं कि हम उन पे फोकस करेंगे। तो देखिए, चुनाव के समय में आप इस तरीके के पैंतरे आजमाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आज की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, आधी आबादी है, निर्णायक भूमिका लोकतंत्र में निभाती हैं, आप इस तरीके से उनको कोई प्रलोभन दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने जांचा परखा है, चाहे वो मोदी जी का पहला जो 14 के बाद सबसे पहला अभियान जो उनका था वो स्वच्छता अभियान था, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं हुई। तो इन सबको देखकर और ये देखकर कि चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, हर नीति, हर योजना, हर विकास कार्य के केंद्र में महिलाएं होती। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार सकारात्मक पहल की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस का प्रयास है कि वीकेंड और अन्य बड़े आयोजनों के समय और आर्थिक सतर्कता बरती जाए। हालांकि राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम से लोग काफी परेशान हैं। कई बार हालत काफी गंभीर हो जाती है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि ट्रैफिक व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। देहरादून के एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह के अनुसार बड़ी रैलियां और सड़कों में किए जा रहे पैचवर्क ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। आगामी पर्यटक सीजन के दृष्टिगत भी पुलिस विभाग अपनी तैयारियां पूरी करने की बात जरूर कर रहा है। पुलिस की ओर से वीकेंड में भी ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतर ढंग से सुधार की कवायद की जा रही है। बड़े आयोजन होते हैं उससे पूर्व ट्रैफिक पुलिस द्वारा होमवर्क किया जाता है, उसके बाद जो भी हम प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बावजूद इसके कि ट्रैफिक और वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सड़कें अभी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी जो बरसातों में टूट गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी जो भी हमारे आगामी समय है, न्यू ईयर आने वाला है और शीतकालीन पर्यटन बढ़ने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। और प्रदेश में 2027 के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में विधायक विनोद चमोली का कहना है कि मौजूदा हालात बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को भी उन्होंने इस बात का संकेत माना कि बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। चमोली का मानना है कि विपक्ष बाद में चाहे कितना भी रुख बदले, लेकिन शुरुआती संकेत स्पष्ट है कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ खड़ा है। स्वयं में कह दे हमारा विजय रथ चलेगा। अब वो बाद में क्या कर पाएंगे, ये तो वो मान गए ना कि विजय रथ चलने वाला है बीजेपी का। अब वो बाद में उसको रोक पाते हैं या पलट पाते हैं, या बाद का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पहले उन्होंने स्वीकार लिया कि 27 का विजय रथ बीजेपी का चलने वाला है। मैं समझ अच्छे संकेत है।
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत दिनों निर्णय लिया था कि राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों में अनियमितताएं देखने को मिल रही है। लिहाजा सभी जिले के जिलाधिकारियों को विगत 3 साल में बने प्रमाण पत्रों की जांच का निर्देश जारी किया गया। कांग्रेस ने हालांकि सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने एक सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया कि अगर जांच ही करवानी है तो खाली 3 सालों की ही क्यों, उससे पहले भी तो प्रमाण पत्र बने होंगे। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अभी सहूलियत के लिहाज से पिछले 3 सालों को ही इसमें शामिल किया गया है। जांच जब शुरू होगी तो 3 से 13 और 15 सालों तक भी की जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस को निश्चिंत रहना चाहिए कि प्रदेश में जो भी अवैध प्रमाण पत्र बने होंगे उनकी पुख्ता जांच होगी और नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। लोग उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं थे और उन लोगों के बने हैं, कैसे बने हैं, ये तो एक प्रारंभिक जांच के बाद निकल कर आया और ये तो एक शुरुआत भल है कि पहले 3 साल में कुछ समय तो लगता ही है। उन सभी अगर हम सालों के प्रमाण पत्र इकट्ठे करेंगे, उनकी जांच होगी तो समय लगता है। तो 3 साल के शुरू में 3 साल के होने हैं, उसके बाद डिपेंड करता है कि वो जांच कहाँ तक जाती है। उसमें 3 साल के 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है। जितने भी अवैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हैं, जो लोग पात्र नहीं थे उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के, लेकिन उनके किसी भी तरह से बन गए हैं, तो वो जांच के दायरे में हैं। तो हम कांग्रेस के समर्थन का स्वागत करते हैं कि कम से कम कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करा। तो निश्चिंत रहें, जो अवैध हैं, जो पात्र नहीं थे, उनकी जांच होनी। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर चर्चा में है। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लंबे समय से आपसी मतभेद और नेतृत्व स्वीकार न करने की प्रवृत्ति पार्टी को लगातार कमजोर कर रही है। परिहार के मुताबिक हरीश रावत, हरक सिंह रावत, करण माहरा और गणेश कोदियाल जैसे वरिष्ठ नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर हमेशा असहमति रही है, जिसकी वजह से पार्टी जनता से दूर होती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के दिन ही कांग्रेस के मंच से विश्व पुरुष जैसे शब्दों का प्रयोग यह साबित करता है कि पार्टी के भीतर मनभेद कितने गहरे हैं। परिहार ने दावा किया कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह देखा जाता है, जबकि कांग्रेस में अपने ही नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं। यही दोनों दलों के बीच मूलभूत अंतर है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही इस उत्तराखंड में इतिहास रहा है कि वो एक दूसरे के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, चाहे वो करण मेहरा जी हो, चाहे वो गणेश गोदियाल जी हो, इन्होंने कभी भी एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया है। वर्चस्व की बड़ी भारी लड़ाई कांग्रेस में आ चुकी है और इस कारण से वो आपसी जो उनकी गुटबाजी है, जो आपसी उनका मतभेद है, मनभेद है, उसके कारण से वो इस उत्तराखंड के जनमानस से दूर होते जा रहे हैं। अनेक चुनाव के परिणाम में हमने कांग्रेस को देखा कि जनता ने उनको नकार दिया था और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कार्यकर्ताओं को अपने परिवार के रूप में देखते हैं और हरीश रावत जी अपने पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनमें उनको विश्व पुरुष नजर आता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। एसएसपी देहरादून की रिपोर्ट के आधार पर डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप के तीनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए। उन पर कार रोककर मारपीट करने और लाइसेंस से पिस्तौल, रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने के गंभीर आरोप लगे थे। जांच में 32 बोर की रिवॉल्वर और एक बंदूक समेत सभी लाइसेंसों के दुरुपयोग और नियम उल्लंघन के प्रमाण मिले, जिसके बाद निरस्तीकरण की संस्तुति की गई। डीएम मयूर दीक्षित ने पुलिस आख्या का अवलोकन करने के बाद तीनों लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही एसएसपी देहरादून और हरिद्वार को निर्देश दिया गया है कि दिव्य प्रताप को कारण बताओ नोटिस की तामील कराई जाए और सभी निलंबित असलहे कब्जे में लेकर सुरक्षित रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा कराए जाएं। देहरादून से मैं रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में जो पुत्र हैं उनके जो 3 लाइसेंस थे उनको निरस्त कर दिया, अभी निलंबित किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है 15 दिन का। उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई।
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता और यात्रियों की सुविधाओं में लापरवाही देखकर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईएसबीटी में नियमित सफाई, बेहतर संचालन व्यवस्था और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने टिकट काउंटर, बस संचालन, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से फीडबैक लेकर कहा कि उनकी राय के आधार पर सुविधाओं में सुधार किए जाएंगे। तो देखिए, सीएम धामी ने आईएसबीटी का निरीक्षण किया, स्वच्छता में लापरवाही पर नाराजगी जताई। और इधर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार अवैध खनन में उपयोग हो रहा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे खेत में गिर गया, जिसमें नथुखेड़ी निवासी ट्रैक्टर चालक की दबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से ग्रामीणों में खनन माफियाओं के खिलाफ भारी आक्रोश है, जबकि मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो क्या प्रेशर था क्या नहीं, ये भाग रहा था क्या कर रहा था क्या नहीं, तो ये जैसे तेजी पर ये खाई में गिरा, खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। वो लड़का हमारे गांव का था, देशराज का लड़का, और पुलिस आई थी, भीड़ काफी थी यहाँ से, और पुलिस उस लड़के को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की ले गई। हमारे गांव का एक रणवीर पुत्र देशराज, उम्र लगभग 19 वर्ष, जो नाबालिग है, उसकी मृत्यु एक ट्रैक्टर द्वारा हो गई। जानकारी हमें जो मिली है वो ये जानकारी मिली कि ये रात दिन अवैध खनन में ट्रैक्टर मालिक लोग जो चला रहे थे, और इस लड़के की मौके पर मृत्यु हुई है। और पुलिस आने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम पर लेकर के गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट ब्लॉक की मंगोली ग्राम सभा में गुलदार के हमले में भुवन राम की मौत के बाद पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फतरयाल पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फतरयाल ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई की जानकारी ली और डीएफओ चंपावत से फोन पर संपर्क कर अभियान तेज करने को कहा। वन विभाग ने घटना क्षेत्र में 4 पिंजरे तथा 1 दर्जन से अधिक ट्रैप कैमरे लगाए हैं। पूर्व विधायक ने और कैमरे लगाने और गुलदार को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतक परिवार को शीघ्र मुआवजा दिलाने की भी मांग की और कहा कि पूरे क्षेत्र में आतंक फैला है, इसलिए गुलदार का जल्द पकड़ा जाना आवश्यक है। क्षेत्र में जो 3 दिन पहले गुलदार द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसी के तहत मैं उनके घर पे जाना हुआ और हालचाल उनके घर से पूछे, और फॉरेस्ट विभाग से मैंने डीएफओ साहब से भी वार्ता की, और डीएफओ साहब ने उनके क्लेम 180 दे दिया बताया, और 420 का क्लेम जैसे भी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तत्काल दिया जाएगा। और मैंने मेन चीज़ उनसे ये बात की कि गुलदार रिकवर कैसे हो, पिंजरे में कैसे आए, और विभाग द्वारा 3 पिंजरे पहले लगा दिए गए हैं, 1 पिंजरा अभी लग रहा है, मैं इसी जगह था। और मैंने डीएफओ साहब से ये भी निवेदन करा है कि तत्काल कुछ कैमरे भी और लगाए जाएं, जिससे कि उसके पकड़ में आए और उसके हिसाब से ही रेस्क्यू किया जाए। और लोहाघाट नगर में सालों से पेयजल संकट बना हुआ है, जहां जनता को महीने में केवल 10 से 12 दिन ही पानी मिल पाता है, और वो भी दूषित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पालिका चुनाव के दौरान सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की घोषणा की थी, जिसकी डीपीआर प्रक्रिया जारी है। लेकिन कांग्रेस नेता शंकर सिंह बोरा ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि योजना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और जनता अभी भी पेयजल के लिए नलों, धारों और हैंडपंपों पर निर्भर है। कांग्रेस का आरोप है कि जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है और सरकार जनता को केवल डीपीआर के नाम पर भ्रमित कर रही है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि डीपीआर अंतिम चरण में है और जल्द ही योजना निर्माण शुरू होगा। जनता ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं मिला तो बड़े आंदोलन किए जाएंगे, जिसका असर 2027 चुनाव पर भी दिखाई देगा।
सारे जो है डीएम सारे जो सिस्टम को जो है सरकार के द्वारा जो है लगाने के बाद भी जनता की जो है मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, जहां सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की बात जो है फिर पुनः आज उजागर हो रही है। संघर्ष समिति के भी लोगों से भी हमें आशा कर रहा था कि वास्तव में चलो ये संघर्ष करेंगे और पेयजल के जो लिफ्ट की जो बात हो रही थी उसके विषय में बिल्कुल शीघ्र से शीघ्र कार्य होगा। हमारे विधायक जी के द्वारा भी जो है उसी विषय पे जो है जो शासनादेश जारी हुआ था और सम्मानित जो नगर के लोग जो थे जो चुनाव लड़ रहे थे नगर पालिका के, वो जीत भी गए हैं उसी विषय को लेकर के कि हम जो है हमने शासनादेश जो है लागू कर दिया है, हम जो है पैसे लागे। मैं जो है उस मुद्दे को जो है ये जहाँ देख रहा हूँ कि आखिर वो सरयू का पानी वो कब तक मुहैया प्रदान होगा। क्या हमारे लोग इन्हीं जो है मुद्दों को लेकर के ठग करके उनसे जो है वोट जो है लेकर के अपने को जो है गद्दी में काबिज करने का काम कर रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। जहां उधम सिंह नगर जिला कलेक्ट्रेट में सांसद अजय भट्ट ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, NRLM, PM आवास, PM सड़क, स्वास्थ्य मिशन, कृषि योजनाएं, किसान सम्मान निधि, मेडिकल कॉलेज, किच्छा एम्स, अमृत योजना, ICDS, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM मातृ वंदना, PM पोषण सहित सभी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। सांसद भट्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिशा की बैठक की मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, इसलिए सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरे हो। जल जीवन मिशन की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिया कि जहां जहां सड़कें खोदी गई है उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। गदरपुर के बुकसौरा क्षेत्र में लीकेज वाली पानी की टंकी को ठीक कराने और नगर पंचायत कौशल्यापुरी के लिए पेयजल योजना की DPR तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन जो जिसे हम कहते हैं, इसको मॉनिटरिंग भी इसमें होती रहती है। तो एक किस्म से जो केंद्र की योजनाएं होती हैं उनके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है हर चीज में, जैसे हर घर में नल में जल, पेयजल मिशन, स्वच्छता अभियान, आपको पता ही है, आवास योजनाएं, एक लंबी फेहरिस्त है। इतनी योजनाएं आती हैं और पैसा भी इसमें कहीं पर कोई कमी नहीं होती है। NHAI, PMKSY, एक लंबी लिस्ट है। इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग हम इसमें करते हैं कि प्रोग्रेस क्या हुई, इस पैसे का सदुपयोग कितना हुआ, कहाँ तक गया हुआ है। उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम चीज़, खाद्यान्न योजनाएं, क्या क्या जो केंद्र से आ रहा है, क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग जो स्टेट की योजनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसमें सभी आते हैं, तो केंद्र के साथ साथ वो स्टेट की योजनाओं को भी अपनी तरफ से प्रच्छा कर लेते हैं। और हरिद्वार में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर प्रशासन ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना था। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि जिले में 1,86,000 लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लेकर नशे के खिलाफ संकल्प लिया। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक, मेयर किरण जैसल और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है। आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा, लीवर को, फेफड़ों को आप नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई भी आपके घर में अगर कोई भी बड़ा भाई या कोई आपके पिताजी हो, तो अगर वो नशा करते हैं तो उनको नशा मुक्त करने से मतलब समझाइए कि नशा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और मतलब कि बहुत नुकसानदायक है, बहुत से कैसे घर भी उजड़ जाते हैं, परिवार भी उजड़ जाते हैं। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत सभी ने शपथ ली और सभी को एक संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पढ़कर सुनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को सभी ने अपने मन और भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा यहाँ पर ली है, क्योंकि आज नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राज्य, नशा मुक्त जिला और नशा मुक्त परिवार, यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। आज हम देखते हैं कि नशे की लत में पड़कर अनेक परिवार बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जितने बच्चे यहाँ आए थे उन सब बच्चों ने केवल शपथ ही नहीं ली, अपितु हर्ष के साथ
उस संकल्प को आगे बढ़ाने का ऐसी उन्होंने शपथ ली है। नशा मुक्ति भारत अभियान का 5 वर्ष जो है सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक शपथ ग्रहण का आयोजन किया जा रहा है। उस क्रम में हरिद्वार में भी हमने शपथ ग्रहण का आयोजन किया है और ये मुख्यालय जो हमारा हरिद्वार मुख्यालय है, यहाँ पर स्कूल ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया है। तो पूरा लक्ष्य हमारा है कि 1.86 लाख लोगों को हमें इस हरिद्वार में शपथ दिलानी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INT24 के साथ। नमस्कार।